हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पीआर पीआर है स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। तो घटना चक्र है ये आधुनिक भारत इतिहास, इसमें लेक्चर नंबर 16 है। ये मॉडर्न हिस्ट्री है। तो इस आपको पता ही होगा घटना चक्र आर ओ यूपी पीसीएस या जितने भी एग्जाम होते हैं यूपी, मतलब यूपी से रिलेटेड अदर पीसीएस के जो भी एग्जाम होते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप स्पेशली स्पेशली अगर आप घटना चक्र को अगर तैयार कर लेते तो ये आर ओ के एग्जाम के लिए रामबाण होगा। आर ओ के लिए ही नहीं बल्कि यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है सबके लिए, और जो भी इधर उधर के बहुत सारे छोटे मोटे एग्जाम होते रहते हैं ना सबके लिए यूपी इसमें क्या है, 30-35 साल का लगभग यूपी पीसीएस का, यूपीएससी का और आर ओ का और अदर जो स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी का है। तो बीपीएससी के लिए भी रामबाण है, तो इन सब चीज़ों को आप करिए। और हमारा दूसरा चैनल है ये, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जो है टेस्ट करवाए जाते हैं। ये तो मान लीजिए मैंने एक डेमो दिखा रही हूँ कि ये जो टेस्ट है, तो इसमें यूपीएससी का, यूपी पीसीएस, आर ओ का जो सब कुछ टेस्ट करवाया जा रहा है, ये है मेरा चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो आप इसको सर्च लोगे तो ये लोगो आपको दिखेगा। आप चैनल को तुरंत तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जा रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमको एक मैसेज भेजना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम घटना चक्र। ये हमारा दूसरा चैनल है जिसपे हम यूपी पीसीएस आर ओ के चैनल के लिए टेस्ट करवा रहे हैं। जैसे पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, आप इसको सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये है हिंदी का टेस्ट मैंने करवाया है फर्स्ट, और बाकी आपका आर ओ का जो है जीएस का भी पेपर करवाया है। तो आप जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें यूपीएससी, यूपी पीसीएस और बिहार पीपीए बीपीएस जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी टेस्ट है वो सब आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पीसीएस यूपीएससी का भी टेस्ट करवा रखा है। ये पहला और दो तीन टेस्ट और करवा दिए हैं, वो भी जाके देखिए। आप पार्ट में करवाया है क्योंकि बड़े बड़े हो जाते हैं, एक्सप्लेनेशन आपको पूरा मिलेगा। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये बहुत ही बेनिफिट्स होगा आपके लिए, क्योंकि टेस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बीपीएससी का भी इसी तरह से हम टेस्ट करवा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और टेस्ट को करते रहिए। ठीक है, ये टेस्ट वगैरह सब करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप टेस्ट को करिए और इंजॉय करिए। ठीक है, लेकिन इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम करेंगे भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। इसके पहले अंतरिम सरकार के बारे में हमने किया था। ठीक है, तो भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर इटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल जो 1945 से 51 था। इस दौरान लेबर पार्टी सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1945 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इटली ने वेबर के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 14 मार्च 1947 तक वायसराय का पद ग्रहण रखा और शीघ्र ही हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। तो अगला है, तो इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की गई, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमेनियन की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई और भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राज्य की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कार की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई, जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम के दो आयोग की गठित किए गए। सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों ही आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग का कार्य पंजाब बंगाल की मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर दो भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारित करना था। इस कार्य में उन्हें और भी कारकों का ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, जिसमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 2 मुस्लिम लीग के थे, और गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से
और 31 मार्च 1947 को हुई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव अंग्रेज नेताओं तथा वर्किंग कमेटी के मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश से ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, और अगर मैं बस चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत नहीं दूंगा। 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने अंग्रेज दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन किया। 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस के अध्यक्षता को त्याग पत्र दे दिया। कृपलानी के त्याग पत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और 1948 में कांग्रेस की जयपुर अधिवेशन में पटाभी सीतारमैया के कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने, और 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। इसके बाद 1950 से 54 तक कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री तथा पार्टी नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान ने मतदान किया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित किया। राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पश्चिमी समर्पण के रूप में लिया। पंजाब का प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की, और नियत दिन और जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर लें, उनके अधीन नए विधानमंडल गठित न हो जाए, तब तक संविधान सभा को ही डोमिनियन केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की भी संविधान सभा की बैठक हुई, और स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा श्रीमती सुचेता कृपलानी ने गाया। पहले अवसर पर जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और भारत के भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 में थे, और श्री गोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान भारतीय और अंतिम गवर्नर थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। वो भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 को में घोषित स्वतंत्रता दिवस का दिन तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इस कारण 1949 में संविधान को तैयार हो जाने के बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निश्चय किया गया। चलिए अगला है, जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यूके में निम्न में से किसी एक पार्टी सत्ता में थी, तो वो पार्टी थी लेबर पार्टी। अगला है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था क्लीमेंट इटली। तीसरा है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, ये फरवरी 1947 में। अगला है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। अगला है, कौन सा योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी, तो बनी थी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी किसके लिए, तो बनी थी सत्ता के हस्तांतरण की और देश के विभाजन की। 7वां है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था, जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था 18 जुलाई 1947 को। 9वां है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न से किस नाम से दी जाती है, तो माउंटबेटन योजना कहा जाता है इसको। भारत के विभाजन को संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी, तो हुई थी 3 जून 1947 को हुई थी।
और ये कथन कारण है, अंग्रेज ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। और दूसरा है, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे इस कारण। तो क्या कथन कारण सही? तो जी हाँ, दोनों सही है और एक दूसरे की पुष्टि भी कर रहे हैं। दूसरा है, 12वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन कारण को देखना है। तो कथन है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। और कारण है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की। तो जो है आर सही है, लेकिन ए गलत है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, ये नहीं, स्वतंत्र भारत में भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी। अगला है 13वां, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? तो 18 जुलाई 1947 को। 14वां, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुआ क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। अगला है कथन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। कारण है, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो आर सही है, कथन सही है, लेकिन कारण गलत है, क्योंकि वो द्विराष्ट्र को नहीं मानती थी, बल्कि उनको जोड़ने के लिए आई थी। ठीक है। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि वे क्या करें? जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। अगला है 18वां, रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो की गई थी भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए। 19वां, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो की थी रेडक्लिफ ने। तो रेडक्लिफ लाइन भी बोलते हैं ना उसको। 20वां, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही वो खत्म हो गया था। 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आचार्य जेबी कृपलानी। तो अगला है 22वां, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो की थी जेबी कृपलानी ने। 23वां, नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन किया था? तो किया था अब्दुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से किसने 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? तो डॉक्टर किचलू ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 से संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो किया था खान अब्दुल गफ्फार ने। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम सरकार के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो की थी संविधान सभा ने। 14-15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? तो गाया था सुचेता कृपलानी ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी किसने? तो गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ये फिर से वही क्वेश्चन है, एक मिनट, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अच्छा अंतिम है, तो राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे श्री राजगोपालाचारी। अगला है भारत का अंतिम गवर्नर वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे कौन? तो वो बी आर अम्बेडकर थे। बिल्कुल आरंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो वह है राजेंद्र प्रसाद, फिर एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन बेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था किसने किया था? तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और ये किया था सरदार पटेल जी ने। माउंटबेटन योजना जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्णयार्थ संतुष्टि की गई थी? तो अप्रयोग सिंध में, बलूचिस्तान में, उत्तर पश्चिम की सीमांत प्रांत में, सभी में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन थे? वो जेबी कृपलानी थे। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जेबी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी ने की थी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जेबी कृपलानी। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो वो थे महात्मा गांधी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था।
भारतीय राष्ट्रीय ब्रिटिश राज का शिशु था, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आर कोपलैंड का। आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में कहा था भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की संतति थी। 46वां निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो ये कहा था के एम पडिक्कर ने। अगला 47 है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था, कौन था? तो वो थे जॉर्ज कस्टम, मतलब सिक्स। ठीक है, ये जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था भारत। उस समय में ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज अष्टम था। जॉर्ज अष्टम को दिसंबर 1936 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया था। 1937 में गद्दी पर बैठा था। अब है भारत का संवैधानिक विकास। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधि को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था थी। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं विधि न्यायालय के रूप में, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। ये उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है 1774 में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश हैं तथा रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टेफन सीजर मैजिस्टर एवं जॉन हाइट अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। 1786 में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख मतलब भावना से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल पद का स्वीकार करने के लिए माना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों शक्तियां लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के लिए अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके द्वारा कंपनी को अगले 20 वर्षों तक भारतीय प्रदेशों द्वारा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में शिक्षा पर कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उन्हें भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित था। वह सदस्य भारतीय नहीं था बल्कि अंग्रेज होना था। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगा। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इसमें प्रावधान था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएंगी जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1854 के भारत सरकार अधिनियम जिसे गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति दी गई और ये अध्यादेश अधिकांश 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून की शक्ति दी गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखना चाहते थे। इस अवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। उन्हें वायसराय मनोनीत करने और वे 2 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। इनमें न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। इस अधिनियम के अनुसार बंबई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा संशोधन करने का अधिकार पुनः दे दिया गया है। तथापि इस प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाए गए कोई भी कानून उस समय तक वैध नहीं माने जाएंगे जब तक कि गवर्नर जनरल की अनुमति न प्राप्त हो। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 ईस्वी के
भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार विधानमंडलों के सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। पहला था बजट पर उन्हें विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन कराने का अधिकार भी उन्हें नहीं था। दूसरा था सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालिक समझौता था। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड ने 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट की अनुशंसा की थी और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत के एक आयोजित की जाए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा एक तिहाई पद भारतीयों के लिए आरक्षित हो जाए। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड की संतुष्टि के आधार पर वर्ष 1922 में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत के एक साथ आयोजित होने की लगी। एचिसन आयोग ने 1887 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और भारत लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के आधार पर बनी। भारत ने प्रांतों में दैत प्रशासन का प्रारंभ भी हुआ। फिर मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार में 1919 में प्रारंभ किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन के स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर के कार्यकारिणी के पास थे। 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और वर्ष 1935 अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के साथ स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। वर्ष 1937 के से भारतीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग जिसे ईपीएससी का नाम बदलकर संघ लोक सेवा यूपीएससी कर दिया गया। वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में असंघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस संघ से ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा कुछ भारतीय रियासतों जो संघ में शामिल होना चाहती थी को मिलाकर बनाया गया। अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दैव शासन समाप्त कर दिया गया, प्रांतों में स्वायत्ता प्रदान की गई, केंद्र एवं दैव शासन लागू कर दिया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर उत्तरदायी शासन मिल गया तथा उन्हें आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। गवर्नरों को आरक्षित तथा बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय तथा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार भी दिया गया। साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिए गए। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदान मंडलों का विस्तार हुआ और मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि निर्वाचित प्रतिनिधित्व मिला। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा 1935 के अधिनियम पर आधारित है। वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस तरह थे: संघात्मक सरकार, केंद्र में दैव शासन, प्रांतों में दैव शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन और द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय शासन और प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू कहा कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से 64 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील प्रियता तथा गुट निरपेक्षता में विश्वास करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दासता का आज्ञा पत्र बताते हुए उनकी कटु आलोचना की। ब्रिटिश सरकार शासन के पूरे इतिहास में वर्ष 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। भारत सरकार ने 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, को 1950 में भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया। आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकोक्तियां कहा। अब क्वेश्चन करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ था? 1773 में। किस रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, कब किया गया था? सेम क्वेश्चन। और भारत अधिनियम में प्रथम बार किस में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और ये क्या है? निम्न से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारत में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा बनाई गई? तो सेम क्वेश्चन, इसमें नहीं है, रेगुलेटिंग एक्ट है वो। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो मिला था 1786 के एक्ट द्वारा।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? मिला था 1786 के एक्ट द्वारा। अगला 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का क्या कारण था? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्री इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। 11वां भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था 1813 के एक्ट में। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया? वो था 1813 का चार्टर एक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1813। और चार्टर अधिनियम 1813 के भारत के महत्वपूर्ण समझे जाने वाले निम्नलिखित में कौन सा एक कारण था? वो कारण था इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा में वृद्धि प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1837 में निम्न प्रावधानों में से कौन एक सा नहीं है? तो इसमें सभी हैं, पढ़ लीजिए। काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत का गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की शक्तियां प्रदान करना, तो ये डी गलत हो जाएगा। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीयों की नियुक्ति, तो ऐसा नहीं था, बल्कि इसमें क्या था, अंग्रेजों का था और सर्वप्रथम मैकाले द्वारा सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। इसमें बहुत सारे मतलब सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल के लिए यूज करना था। 16वां लोक सेवकों की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संसूची निम्न से किसके द्वारा दी गई थी? वो माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के रिपोर्ट में। निम्नलिखित सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया था, वो 1853 में स्वीकार किया गया था। और निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का गठन किया? तो 1853 का चार्टर था। निम्न में से किस एक वर्ष में ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत के एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमति बनाई? तो 1922 में। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथ्य सत्य जो है वो हो जाएंगे, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जाना जो भारत में होनी चाहिए, सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियन से अधिक था, दोनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो मिलान करना है ये सूची को। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी पिट का भारतीय अधिनियम 1784 के। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो वो जो हुई थी नियामक अधिनियम 1773 में। और जो ये है ईसाई मशीनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति कब हुई? चार्टर अधिनियम 1837 में। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी चार्टर अधिनियम 1813 में, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी सूची को मिलान करना है 1-2 में। तो ये जो चार्टर एक्ट है ये 1813 का, ये भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया था। और जो ये दूसरा है ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था? इसमें कंपनी के निदेशक ये वाला कंपनी के प्रबंध में संबंधित सभी समाचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। और जो ये तीसरा है सी 1858 का ये हो जाएगा, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया। और सब ईस्ट इंडिया एक्ट का काम क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करना। ये बी का है। ठीक है, ठीक है। अगला है 23वां, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो की गई थी पिट्स ऑफ इंडिया 1784 के अंतर्गत। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय एवं शक्कर के व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया? वो कौन सा अधिनियम था? वो अधिनियम था ये शायद कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये भी हो सकता है, सी भी डी भी, तो इसलिए ठीक है। क्या पूछा है एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया, कब खोया था? 1837 के चार्टर एक्ट द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? वो था 1834। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था, कब किया था? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। निम्नलिखित में से का स्थानों पर कथनों पर विचार करना है। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को शायद कर दिया गया था। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने
ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। कौन सा सही? केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। ये 1813 था पहला, ना कि 1853। अगला, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? वो थी 1861 का एक्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया? था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? वो थी 1892 के लिए। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? वो किए थे 1835, 67 और 78 और 1908 में। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1861 में। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से किसमें सबसे कम समय चला था? कौन सा? ये चला था 1909 का अधिनियम। और ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो किस अधिनियम द्वारा की गई थी? वो की गई थी मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो वो उपयुक्त में से ये जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 में। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। दैव शासन का जनक किसे माना जाता है? माना जाता है सर लियोनस स्कॉटिश को। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? तो वो हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। 1919 में जब मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे लॉयल जॉर्ज। प्रांतों में 10 शासन प्रणाली दायर किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? 1919 में। और निम्नलिखित अधिनियम के संदर्भ में दस शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो करता है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो वर्गों में विभाजन करना। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड फोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो संबंधित संवैधानिक सुधार से। 45वां है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो वो किया था केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को। दस शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था कब? आया था 1919 में। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो वो कौन सा? ये अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये सही है। कथन कारण है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषता एकात्मक और केंद्रीय ही रही और सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया। तो कथन कारण कौन सा सही? तो कथन जो है गलत है और कारण जो है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथन कारण है, द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों को दो वर्गों में विभाजन था। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। दोनों कथन कार्य सही है, एक दूसरे के स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। भारत के उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1919 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित था। एक संघ का प्रावधान प्रांतों का स्वायत्ता है, प्रांतों में द्विशासन प्रस्ताव या केंद्रीय विधायकों को प्रभुत्व प्रदान करना। तो ये था एक संघ का प्रावधान और प्रांतों को स्वायत्ता देना। तो ऑप्शन हो जाएगा ये ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की? तो की थी भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो वह था साइमन कमीशन पर। तो ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं थी क्या? गवर्नर प्रांतों में दस शासन की समाप्ति है, गवर्नर को विधायी क्रियाओं को निषेधाधिकार, वीटो की शक्तियां स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए नियम की समाप्ति। तो ये पहला दूसरा सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की कब प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो पहला है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था या एक संघीय न्यायालय की स्थापना पर उपबंध था या केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। तो सभी ऑप्शन सही है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत। 58 है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक युक्ति नहीं है? तो वह नहीं है केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में दस शासन। तो 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। वो थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना।
निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किस अधिनियम के द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें ब्रेक नहीं है? तो वो कहा गया था 1935 के अधिनियम के लिए। तो अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्ति में आया था? तो वो था 1935 का अधिनियम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो वो था लखनऊ अधिवेशन 1936 में। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो कौन सा था? वो था 1926 का और वो था 1945 का। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। तो अगर कोई कंफ्यूजन तो एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। और 65वां है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में प्रायोजित किया गया था? वो 1945 में। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो वो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस को 1950 में भारत के संविधान के रूप में समाविष्ट किया गया था राज्य के नीति निषेध तत्वों में। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो दी गई थी गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित अधिनियमों में किसके द्वारा भारत परिषद को काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? 1919 या ये था 19 भारत सरकार अधिनियम 1935। ये किसने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया? तो वो था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हो जहाँ पृथक मताधिकार है? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। तो निम्नलिखित में से किसने ये कहा था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ठीक है, ये मिलान करना है। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था? तो वो जो हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में क्या हुआ था? तो वो होता सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ था। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था? तो वो जो हुआ था वो हुआ था ये द शासन का प्रारंभ। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ था? तो 1935 में हो गया था प्रदेशों की फैसला के लिए प्रावधान। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो नहीं था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 का। बाकी सब खत्म। तो कैसा लगा क्वेश्चन बताइएगा जरूर। घटना चक्रों को जितना चाहे शेयर करिए। हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।